आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान होना, यानी कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, महान्यायवादी होते हैं, इन सबका जो प्रमुख होगा, हेड होगा, वो राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में ही एक और बात लिखी गई है कि जो हमारी सेना है, यानी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनका जो सर्वोच्च सेना अधिकारी होगा, यानी सेना अध्यक्ष जो होगा, वो राष्ट्रपति ही होगा। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, लेकिन खास बात यह है कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है, ना कि निर्वाचन प्रक्रिया का। तो आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, वहीं जितनी भी विधान सभाएं हैं राज्यों में, उनके निर्वाचित सदस्य, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जिनमें की विधानसभा है, उनके निर्वाचित सदस्य, यानी कि विधायक लोग, और जितने भी सांसद लोग जो कि निर्वाचित हुए हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य नहीं। तो निर्वाचित सदस्य, और खास बात यह है कि विधान परिषद के निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, यानी कि जो भी निर्वाचित सदस्य हैं संसद के या फिर विधानसभा के, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति का कोटा। आर्टिकल 55 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितने वोट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आर्टिकल 55 में ही बताया गया है कि एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होगी, एक विधायक के वोट की मूल्य क्या होगी, और साथ ही साथ एक सांसद यानी कि एक एमपी के वोट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी। वहीं आर्टिकल 55 में ही जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका वर्णन भी किया गया है। यहां पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यहां पर एकल संक्रमणीय मत का मतलब यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का मतलब कि वोट डालने जाएगा तो वो किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं डालेगा, वो सभी व्यक्ति को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट डालेगा। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। यहां पर ना सिर्फ कार्यकाल बताया गया है बल्कि और परिस्थितियां भी बताई गई है जहां पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। यहां पर 3 परिस्थितियां यानी 3 चीजें बताई गई हैं। पहली चीज कि राष्ट्रपति 5 साल तक अपना पद धारण करेगा। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। और तीसरी चीज, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन तो अनुच्छेद 61 में किया गया है, लेकिन उसका वर्णन यानी कि आर्टिकल 56 में ही लिख दिया गया है कि संविधान का उल्लंघन यानी कि जो महाभियोग की प्रक्रिया का कारण होगा, रीजन होगा, वो आर्टिकल 56 में ही लिख दिया गया है। आर्टिकल 56 में ही कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। आर्टिकल 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब यह है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। यहां पर कई सारी योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन यहां पर लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता में जो आयु वाली योग्यता है वो नहीं हम कंसिडर करते हैं। वहीं वो लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। और आर्टिकल 58 में ही बताया गया है कि कौन कौन से पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो यहां पर 4 पदों यानी 4 पोस्ट बताई गई है। पहली चीज कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है तो वो लाभ का पद नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है, या अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल है, या कोई व्यक्ति कहीं का भी मंत्री हो, यानी वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, कोई सा भी अगर मंत्री है, यानी 4 चीज, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मंत्री हो, या किसी राज्य का राज्यपाल हो, वो लाभ का पद नहीं होगा। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो लाभ का पद मानी जाएंगी। आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें। पहली चीज तो यहां पर कहा गया है कि कोई भी एमपी या एमएलए राष्ट्रपति नहीं बन सकता।
अगर कोई एमपी या एमएलए जो है और अगर वो राष्ट्रपति बन जाता है तो जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से मान लिया जाएगा कि उसने अपना एमपी या एमएलए का जो पद है वो छोड़ दिया है। वहीं लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई सारी शर्तें संसद द्वारा भी निर्धारित की गई हैं, जैसे कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। इसके अलावा 15,000 रुपए जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करनी चाहिए और कई सारी योग्यताएं जो शर्तें हैं वो संसद द्वारा निर्धारित की गई है, लेकिन संविधान में उनका वर्णन नहीं है। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। यहां पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहेगा वो शपथ दिलाएगा और उस शपथ का वर्णन भी आर्टिकल 60 में ही किया गया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अनुपस्थित है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज रहेगा यानी कि जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा उसके अलावा वो राष्ट्रपति को अपनी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का अगर आसान भाषा में समझे यानी कि राष्ट्रपति का हटाया जाना, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ हम किसी भी सदन में कर सकते हैं, यानी ये लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकती है, राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकती है। अब हम एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया की प्रारंभ लोकसभा से हुआ है, तो सर्वप्रथम लोकसभा में इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 25% सदस्य यानी कि 1/4 मेंबर अगर लिखकर लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं कि हमें महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, तो लोकसभा अध्यक्ष महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। वहीं जैसे ही 1/4 सदस्य यानी 25% सदस्य लिखकर देते हैं तो तुरंत इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है और उसके 14 दिन पश्चात वोटिंग होती है। जैसे कि लोकसभा में अगर प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो लोकसभा में वोटिंग होगी और अगर 2/3 सदस्य यानी कि 66% लोग 2/3 मेंबर अगर इस बिल को पारित कर देते हैं, इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं कि हाँ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए, तो ये अगले सदन में पहुंच जाता है, यानी कि लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पहुंच जाता है। अब राज्यसभा का जो सभापति होता है या उपसभापति जो भी अध्यक्षता कर रहा है, वो जैसे ही उसके पास बिल पहुंचता है वो एक कमेटी बनाता है और कमेटी ये जांच करती है कि जो कारण बताए गए हैं यानी जो आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रपति वो सही है या गलत है। और यहीं पर राष्ट्रपति भी आता है, वो अपना पक्ष रखता है, वो खुद भी अपना पक्ष रख सकता है या अपना प्रतिनिधि भी वो भेज सकता है, अपना पक्ष रख देता है। वही कमेटी भी जांच कर लेती है, उसके पश्चात कमेटी बताती है, समिति बताती है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो कारण बताए गए वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो महाभियोग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और अगर सही है तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और राज्यसभा भी अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर ये पद मतलब कि ये प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसी समय, उसी दिन, उसी घंटे, उसी मिनट से जिस समय ये प्रस्ताव पारित हुआ राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा और उपराष्ट्रपति तुरंत अपने पद मतलब कि राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा। अगर एक कल्पना कीजिए कि जैसे कि ये प्रस्ताव पहले लोकसभा में आया और अब राज्यसभा में पारित हो रहा है और उस समय अगर राष्ट्रपति भी वहां पर उपस्थित है और जैसे ही अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो राष्ट्रपति अपने सीट से तुरंत उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 64 में लिखा है कि राष्ट्रपति अगर जो उपराष्ट्रपति है वो अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वो राज्यसभा का अध्यक्षता नहीं कर सकता, यानी कि वो चाहकर भी उस सीट पर बैठे नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गया है और कार्यवाहक राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं कर सकता, इसलिए उपराष्ट्रपति को वहां से जाना होगा। वहीं यह प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है, पहले राज्यसभा में भी प्रस्ताव आ सकता है, उसके पश्चात लोकसभा में यही प्रक्रिया होगी, फिर लोकसभा कमेटी बनाएगी और लोकसभा में बाद में वो पारित होगा। 2/3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है कुल सदस्य संख्या का। आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 62 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। यहां पर 2 चीजें बताई गई हैं। पहली चीज कि अगर राष्ट्रपति के पद का जो रिक्ति है यानी कि जो खाली होना है वो अपनी कार्यकाल की समाप्ति के कारण हो रहा है तो चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही करवा लिया जाएगा। लेकिन अगर जो राष्ट्रपति का पद है वो किस कारण से खाली हो रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसने त्यागपत्र दे दिया है या उसे हटा दिया गया है या उसका निर्वाचन शून्य घोषित हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यथाशीघ्र 6 महीने के अंतर मतलब 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। आर्टिकल 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। यहां पर लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में है राष्ट्रपति का सभापति के रूप में कार्य करना, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा
और उसे जो भी वेतन भत्ते मिलेंगे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेंगे, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 64 में लिखा है, और आर्टिकल 64 में ही लिखा गया है कि अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति है वो कार्य कर रहा है तो वह राज्यसभा का सभापतित्व यानी कि अध्यक्षता नहीं कर सकता। आर्टिकल 65 में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कई सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जैसे त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित हो जाए, या अन्य किसी कारण यानी कि राष्ट्रपति बीमार हो गया है या कुछ और, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। और उपराष्ट्रपति को इस समय वे सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो